ठीक है, एक बार फिर फाइनली देखो इस चीज को। क्या बोला जा रहा है कि व्हाट इज द गिवन ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, मान लो गिवन ए और बी एंड आर इंडिपेंडेंट, तो इसका मतलब क्या हुआ? बी हो गया है, उससे तो फर्क ही नहीं पड़ेगा ए को। लेकिन इसका डेफिनेशन क्या होता है? ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है, तो ये ना, अगेन मैं बता रहा हूँ, जो बच्चे के पास थोड़ा दिमाग है वो इसको कोई फॉर्मूले की तरह नहीं सोचेगा, उसके लिए काफ़ी नेचुरल बात है ये कि अगर दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट हैं और ए के बाद बी हो जाए, पहले ए हो जाए फिर बी हो जाए, तो इसका मतलब ये है कि पहले ए को होने दो फिर बी को होने दो, एज सिंपल एज दैट। क्योंकि इंडिपेंडेंट है ना, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है एक को दूसरे के ऊपर में। वरना हम क्या बोलते, वरना क्या बोलते थे पहले, खुद सोचो कि ए के बाद बी हो, ए के बाद बी हो, इसको कैसे निकालते कि पहले कुछ भी ले लो चलो, पहले ए हो जाए और ए के होने के बाद में बी हो, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है करके। बस इस केस में क्योंकि ए और बी इंडिपेंडेंट है, ठीक है, तो इसका मतलब पी बी रह जाएगा। ठीक है, वरना तरीका तो यही है ना, बेसिक फॉर्म तो यही है कि कहीं ए हो जाने के बाद में बी को कोई फर्क तो नहीं पड़ जा रहा है ए के हो जाने के चलते। ठीक है, तो यू हैव टू जस्ट लुक एट इट लाइक अ इंग्लिश लैंग्वेज। ऑल दिस सेड, अगर एक पर्टिकुलर क्वेश्चन आता है कि कोई दो इवेंट इंडिपेंडेंट है कि नहीं, तो हम लोग ना बहुत ज़्यादा सेंटिमेंटल नहीं होंगे, मतलब फिजिक्स जैसा विजुलाइज नहीं करेंगे उस चीज़ को। ठीक है, अगर वो दोनों एकदम ही कंप्लीटली अलग अलग इवेंट हुए, जैसे कि कॉइन थ्रो कर रहे हैं और डाइस थ्रो कर रहे हैं, तब तो पक्का इंडिपेंडेंट हो ही गए हैं, जैसे कि उस दिन देवेंद्र पॉइंट आउट किया ही था। समझ रहे हो? बट अगर एकदम ही कंप्लीटली अलग अलग इवेंट नहीं है, एक ही इवेंट के, एक ही ट्रायल के अंदर में, एक ही ट्रायल के अंदर में कुछ बोला जा रहा है दो इवेंट को इंडिपेंडेंट है कि नहीं, तो ज़्यादा सेंटिमेंटल नहीं होना है। हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है, हमें कुछ कंडीशंस निकालने हैं, वो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाता है तो उनको इंडिपेंडेंट बोलेंगे। क्या कंडीशंस है? या तो ये कंडीशन आ जाए, है ना, या तो ये कंडीशन आ जाए कि ए इंटरसेक्शन बी जो है वो पी ए इंटू पी बी हो जाए, मतलब ये दोनों एक ही बात जगह से निकल करके आ रही है ना। तो तुम कोई भी एक चीज़ को प्रूफ कर देना सीबीएसई में कि देखो ये हो जा रहा है करके, है ना, मोस्टली इसी को यूज़ किया करेंगे। ये भी कर सकते हैं बट, और ये दोनों तुम जानते हो यहाँ से कैसे निकलते हैं करके, रीजन 1 2 3 और 4 रीजन मैंने मार्क कर रखा है, तो ये कैसे आते हैं तुम जानते हो। ठीक है, देख लो यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, इफ़ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, तो ए और बी अगर इंडिपेंडेंट है तो उनको मतलब ही नहीं है ना एक दूसरे से, तो उनके कॉम्प्लीमेंट को भी मतलब नहीं है एक दूसरे से। समझ रहे हो ना, एक को दूसरे के कॉम्प्लीमेंट से ना एक के कॉम्प्लीमेंट से दूसरे को मतलब है, मतलब इनके चांसेस ऑफ अकरिंग फर्क, इनका चांसेस ऑफ अकरिंग को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। एज वेल एज तुमने ये देख लिया कि अगर इंडिपेंडेंट है तो पी ए इंटरसेक्शन पी बी जो होता है, पी ए इंटरसेक्शन बी जो होता है वो पी ए इंटू पी बी होता है। तो यहाँ पे ये बताओ इंटरसेक्शन जीरो हो सकता है क्या? मतलब इन जनरल तो जीरो नहीं रहेगा ना। इनफैक्ट अगर ये इवेंट्स हैं तो ये तो जीरो हो ही नहीं सकता ना। तो इंडिपेंडेंट इवेंट है ना अगर ए और बी, तो पक्का इनको वेन डायग्राम में इंटरसेक्ट करना ही पड़ेगा। ठीक है, तुम लोग अगर दिमाग लगा रहे होगे तो थोड़ा सोचो क्या बोला जा रहा है यहाँ पे। इसका मतलब ये है कि ये कोई वन से छोटा नंबर है, ये कोई वन से छोटा नंबर है, दो लोग को प्रोडक्ट ले रहे हैं तो वो वन से और भी छोटे हो गए। समझ रहे हो? जैसे मान लो इसको मैं 1/2 रख देता हूँ, इसकी प्रोबेबिलिटी, इसकी प्रोबेबिलिटी मैं 1/2 रख देता हूँ, तो ये जो पार्ट है ना, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी निकल कर, इसमें 1/4 लोग ही होने चाहिए टोटल नंबर ऑफ लोगों में से।
ठीक है। इफ दे आर ट्रू इवेंट्स जिनकी कोई ना कोई प्रोबेबिलिटी है, इफ दे आर ट्रू इवेंट्स जिनकी कोई ना कोई प्रोबेबिलिटी है, तो उनको इंटरसेक्ट करना ही पड़ेगा इंडिपेंडेंट होने के लिए। ठीक है, और बता रहा हूँ। और देखते जाओ, रुको। अच्छा, ये वैल्यू कितनी होगी बता सकते हो एक बार? चलो छोड़ो, ये अभी बीच में दूसरा क्वेश्चन नहीं घुसाता, कंफ्यूज हो गए तुम फालतू। रुको, सोच रहा हूँ एक और, मुझे लग रहा है, मुझे याद आ रहा है कि एक बात ऐसी बतानी चाहिए जिससे तुम थोड़ा खुश हो जाओ। देखो, ये इंटरप्रिटेशन सोचना, मुझे इस इंटरप्रिटेशन से पता नहीं, एक अननेचुरल कॉन्फिडेंस आ गया था अपने समय पे। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी लिखा हुआ, ए इंटरसेक्शन बी नहीं, ए अपॉन बी लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि बी हैज ऑलरेडी अकर्ड, समझ रहे हो? तो उसमें ए के होने की क्या प्रोबेबिलिटी है बी के अंदर में? तो वो ये वाला हिस्सा हुआ। ठीक है, अब मैं मार्क करता हूं एक बार रीजन को, 1 2 3 और 4 करके। तो मैंने अभी इसका मतलब क्या बोला है, व्हाट इज दिस थिंग? ये होता है 2/2 + 3। समझ गए हो ना? ठीक है, लेकिन यही पी ऑफ ए भी है। इसका मतलब क्या है कि जो टोटल जो रेशियो है ना ए के हिसाब से, 1 + 2 अपॉन 1 + 2 + 3 + 4, ये दोनों सेम है। ठीक है, मतलब ये विजुलाइज करने का एक तरीका है कि बी के अंदर ए का जो एरिया है, दैट इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट के अंदर ए का जो एरिया है। अब तुम समझ रहे हो, जब मैंने पहले बोला था ना कि इतना सिंपल नहीं है कि इंडिपेंडेंट है तो तुम्हें इतना ऐसे इजी नहीं मिल जाएगा कि जाकर के अलग अलग मिल जाएंगे, वो तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में मिलेंगे तुम्हें। ठीक है, तो इसका सिग्निफिकेंस जो है ना, डीपर सिग्निफिकेंस, वो उतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है। ये एरिया के टर्म्स में अगर कोई बोलना चाहेगा तो यही बोलेगा कि बी के अंदर ए का जितना एरिया है, वही एरिया यूनिवर्सल सेट के अंदर ए का है। ठीक है, तभी तभी होंगे, मतलब इंटरसेक्शन जीरो हो ही नहीं सकता इंडिपेंडेंट इवेंट्स के लिए। वन इंटरसेक्शन अगर जीरो हो गया तो बी के अंदर ए का तो एरिया ही जीरो हो गया, बट यूनिवर्सल सेट के अंदर तो ए का एरिया है ही। ठीक है, इंटरसेक्शन तो होना ही पड़ेगा। खैर, अब इसके आगे सेंटिमेंटल होने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे जितनी फील लेनी थी हमने ले ली। ठीक है, अब तो मैथमेटिकली देखना है। इस केस में ऐसे आ जाने चाहिए, 3 इवेंट के केस में ये आ जाना चाहिए कंडीशन, तब उसको इंडिपेंडेंट है बोलेंगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस करते हैं, देखो। क्या लिख रखा है यहाँ पे?
अ पेयर ऑफ फेयर कॉन्सिस्टॉस यील्डिंग इक्विप्रोबेबल, ठीक है, ये मिल गया मान लो। कंसिडर एक इवेंट, हेड ऑन द फर्स्ट, हेड ऑन द सेकेंड, हेड ऑन एग्जैक्टली वन कॉइन, ठीक है। अब ए बी सी इंडिपेंडेंट है कि नहीं ये बोला है, तो हम लोग ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी निकालेंगे, है ना, समझ रहे हो, मतलब एक ही जैसे इवेंट के अंदर घुस गया ना ये, तो अब सेंटिमेंटल वैल्यू सब भूल जाएंगे हम लोग, ठीक है। तो बस तीनों का इंटरसेक्शन निकाल लो, इसका इसका और इसका इंटरसेक्शन कौन सा है, एच टी है आई गेस, टी एच। वाह, तीनों का इंटरसेक्शन ही नहीं है, तीनों में है? नहीं है। तीनों में कोई इंटरसेक्शन नहीं है तो ये तो इंडिपेंडेंट हो ही नहीं सकते। इंटरसेक्शन होना जरूरी है इंडिपेंडेंट होने के लिए, ठीक है, तो दे आर नॉट इंडिपेंडेंट। देख लिए, तुम चाहो तो पी ए, भाई पी ए इसने अलग से निकाला है मेहनत करके, पी बी अलग से निकाला है मेहनत करके, पी सी भी अलग से निकाला है, तो वो तो 1/8 आ रहा है ये क्वांटिटी, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट इवेंट इज अ मोर ऑफ अ थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट, जब ये प्रूफ करना हो कि कुछ इवेंट इंडिपेंडेंट है कि नहीं है, ठीक है। यहां पे भी ट्राई करो, ये इंडिपेंडेंट है कि नहीं है और ये इंडिपेंडेंट है कि नहीं है बोला हुआ है। सॉल्यूशन को मत देखो। यार इस क्वेश्चन को नेक्स्ट मिनट के लिए छोड़ते हैं, मुझे इसके वर्ड्स में थोड़ा गड़बड़ लग रहा है, ठीक है, कुछ तो गड़बड़ है इस क्वेश्चन में, छोड़ो इसको अभी एक मिनट के लिए।
ये रेड ऑन सेकंड ड्रॉ ये क्यों होगा यार, जब उसने रिप्लेस कर किया ही नहीं है तो। ठीक है, 1 मिनट के लिए छोड़ दो इसको। इसको पढ़ो, देखते हैं एक बार। इफ टू स्विचेस S1 and S2 आर रेस्पेक्टिवली इतना परसेंट चांसेस ऑफ वर्किंग, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ईच ऑफ द सर्किट्स विल वर्क। ठीक है, मतलब ए वाला सर्किट भी काम कर जाए और बी वाला भी काम कर जाए, एंड है ना, ए भी काम कर जाए एंड बी भी काम कर जाए, तो क्या होगा। इंडिपेंडेंट इवेंट्स है ना ये, तो इनका तो कोई मतलब ही नहीं है एक दूसरे से, ऐसा लग रहा है देख करके। ये काम करेगा नहीं करेगा उसके ऊपर ये डिपेंड कर रहा है क्या। ठीक है ना, तो यही दोनों का प्रोडक्ट बस आंसर होगा। क्या इसने कुछ बनाया क्या, फिजिक्स फिजिक्स का बना दिया है क्या। 2 क्वेश्चन पूछा है क्या इसमें, एक ही क्वेश्चन पूछा है ना। हाँ सर, दो अलग, दो है सर, दो सर्किट है ना, दोनों अलग अलग है, अरे दोनों यार का हद अलग हो अलग गई। प्रोबेबिलिटी रहेगा ना। ठीक है, सर ठीक है, आप जो ठीक है। बनाए थे वो फर्स्ट का पार्ट, फर्स्ट का सोल्यूशन। हाँ, इस पे देखेंगे तो ये भी काम करे देन ये भी काम करे तब वो काम होगा, है ना। और ये इंडिपेंडेंट है और ये भी एक इंडिपेंडेंट है इससे। ठीक है, तो इसमें तो यही बात है ना यार, सर्किट काम करने का मतलब इसने बस ये बोल रखा है कि यहाँ से करंट फ्लो होता रहे करके। ठीक है, तो ये काम करे, ये सर्किट कैसे काम करेगी जब दोनों के दोनों काम कर जाएंगे, और ये सर्किट कैसे काम करेगी जब दोनों में से कोई भी एक काम कर जाए। ठीक है, तो ये 1 - P ऑफ इंटरसेक्शन बी रहेगा। नहीं, P A प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन बी रहेगा। ठीक है ना, तो बना लेना इस चीज़ को, कोई भी एक काम कर जाए उसका तो यही तरीका होता है ना। मैंने पहले ना इसको सर्किट 1 और सर्किट 2 के हिसाब से सोच लिया था, बट इसने बोला कि हर एक सर्किट को अलग से इंडिविजुअली एनालाइज करो, तो मेरा गलत था पहले एनालिसिस। ठीक है, तो उसने देखो हमने जो आंसर निकाला और इन्होंने जो आंसर निकाला वो अलग अलग नहीं है, डरो मत। ए यूनियन बी को क्या देखते, पी ऑफ ए देखते, पी ऑफ ए प्लस बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो पी ऑफ ए इसने 9/10 दे रखा है, इसको इसने कितना देखा है 8/10 दे रखा है, माइनस ए इंटरसेक्शन बी, दोनों काम कर जाएं। ठीक है ना, तो क्योंकि यहाँ पे ये लोग इंडिपेंडेंट इवेंट है ना, ऐसे मैथ से नहीं बता रहे, कॉमन सेंस से बता रहे हैं कि सर्किट 1 काम करे, सर्किट नहीं, स्विच 1 काम करे और स्विच 2 काम करे, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है ये। स्विच 1 अकेले उसका 90% चांस है, स्विच 2 का अकेले 80% चांस है, तो ये दोनों तो हमारे लिए इंडिपेंडेंट है, तो इसलिए यहाँ पे कितना लिखेंगे हम लोग, इस चीज को फॉर टाइम बिंग, इस चीज को PA × PB लिख पा रहे हैं हम लोग, समझ रहे हो। 17/10 कितना आ रहा है ये, 17/10 माइनस 72/100। ठीक है, इसको भी ऐसे कर लो, तो 170 में से 72 जाएगा तो कितना आएगा, 98 आएगा क्या।
98/100 आंसर रहेगा। ठीक है, तो वही आया इनका। इन्होंने क्या किया है ए यूनियन बी के लिए, दोनों में से कम एक काम कर जाए, तो टोटल केस माइनस, ये भी काम नहीं किया और वो भी काम नहीं किया। ठीक है, देखो दोनों ने ही काम नहीं किया तभी हमारा बंद होगा ना। दोनों में से कोई एक ने भी काम कर दिया तो चल जाएगा, तो दोनों में से एक भी जिसमें काम नहीं किया उस सारे केसेस को हटा दिया इसने। ठीक है, देखो वेन डायग्राम के हिसाब से सोचो। आज जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, इसको थोड़ा सा स्ट्रांग बनाना है ये वाले पार्ट को। जैसे ए और बी है मान लो, तो ए यूनियन बी किसको रिप्रेजेंट करता है बताओ? सिर्फ ये रीजन को। ठीक है ना, यूनिवर्सल सेट में और भी है, बाहर में कुछ लोग। प्लस अगर मैं बोलूं पी ऑफ ए यूनियन बी का बार, तो दुनिया में ये चीज तो हमेशा वन होगी ना। या तो ए यूनियन बी होगा या तो ए यूनियन बी नहीं होगा। ठीक है, या तो ए यूनियन बी होगा या तो ए यूनियन बी नहीं होगा, तो वो वन आएगा। तो इस केस में इन्होंने क्या किया, ए यूनियन बी या तो होगा, और ये चीज को अगर मैं डी मॉर्गन लगाऊं तो क्या होता है, ये हो जाता है वो। ठीक है, और अब ये कोई एंटिटी मान लो ए डैश, ये कोई एंटिटी है बी डैश। समझ रहे हो ना, हमने बोला था ना कि अगर ए और बी इंडिपेंडेंट है तो ए कंप्लीमेंट और बी का कंप्लीमेंट का कोई भी कॉम्बिनेशन इंडिपेंडेंट होगा। तो ये बी ऐसा हो गया ये, समझ रहे हो? तो उसी फॉर्मूला को इन्होंने यूज किया यहाँ पे। तो ये कोई फॉर्मूला नहीं है, मतलब तुम्हें नंबर ऑफ थ्योरीज ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं होती अगर तुम कुछ ही थ्योरीज पे ग्रास्प कर ले रहे हो तो। कोई इंडिपेंडेंट फॉर्मूला नहीं है ये। आई थिंक तुम समझ रहे हो इसको। एक क्वेश्चन पूछता हूं मैं तुमसे यहाँ पे, अगर मैं बोलूं कि पी ऑफ ए अपॉन पी ऑफ ए अपॉन बी प्लस पी ऑफ ए अपॉन बी बार, इसकी वैल्यू क्या रहेगी, तो क्या आंसर दोगे? ऑलवेज वन रहेगा क्या, ये क्वेश्चन है मेरा। सर ये टोटल पे बार है कि सिर्फ ए पे बार है? सिर्फ ए पे। ये क्या वन रहेगा, और कहीं इसका भी आंसर तो वन नहीं रहेगा। कौन सा वन रहेगा, या दोनों वन रहेंगे या दोनों नहीं रहेंगे? सोचो हर्षिता। सोचो ये क्या बोल रहे हैं, वर्ड्स में सोचो। बी हो गया, उसके अंदर ए हो रहा है। बी हो गया, उसके अंदर ए नहीं हो रहा है। भाई इन दो केस के अलावा और कोई दूसरा केस बनता है क्या? अगर बी हो चुका है तो या तो ए हो रहा होगा या तो ए नहीं हो रहा होगा।
तो कंप्लीट सारे सेट को कंसिडर कर लिया इसने, तो ये तो 1 ही होगा ना हमेशा। समझ रही हो क्या आर्या एंड सार्थक, हर्षिता? और यहाँ पे ऐसा नहीं है, बी हो गया उसके अंदर ए हुआ है, अब ये तो कुछ अलग ही दुनिया के बारे में बात करने लग गया। ठीक है, यहाँ पे ये मत बोल देना कि भाई सर बी हुआ है या तो बी नहीं हुआ है, उतने तक बात थोड़ी है, उसके बाद ए के बारे में भी तो बात कर रहे हैं ना ये। ठीक है, चलो तुम ऐसे बच्चों वाला देख लो एक बार। अ, ये कर लेते हैं हम 1 2 3 4। तो पहले वाले में ये इसका आंसर क्या है, जब बी हो चुका है, व्हेन बी हैज अकर्ड, मतलब 2 + 3 हमारा डोमेन है सोचने का, उसमें ए के बारे में पूछा है तो 2 आया। और इसमें व्हेन बी हैज अकर्ड, तो उसने क्या पूछा कि ए मत हो, तो 1 रीजन आएगा। ठीक है, तो इसका सम तो हमेशा 1 आया। ठीक है, इसमें सोचो, और जब बी हो गया है, ठीक है, तो ए के अकरेंस का तो 1 आया, सॉरी 2 आया ये वाला, प्लस बी नहीं हुआ है, बी हुआ ही नहीं है तो 1 + 4। 1 + 4 में 1 कितने बार है, तो ये 1 आएगा क्या, ये कभी नहीं आएगा, नहीं आ रहा है ये, इन जनरल नहीं आ रहा है कोई सर मैथमेटिकली ऊपर भाई। बी नहीं हुआ है उसमें 1 क्यों, क्या बोल रहा है? सर ऊपर वाला जो अपन लिखे 1 के लिए जो लिखे हैं वो, ये फिर से बताऊं? उसका सेकंड टर्म में कुछ गड़बड़ लग रहा है सर। अरे हाँ एक यार मिनट गड़बड़ है। सोच ले। अ, और ए नहीं हुआ है तो 3 आएगा ना यहाँ पे। ठीक है, 3 आएगा तभी तो 1 बनेगा ना भाई, सॉरी यार ये 3 आएगा। देखो बी हो चुका है 2 और 3, एंड 2 और 3 के हाँ विदिन में क्योंकि इसका सबसेट ही होता है ऊपर में जो लिखते हैं हमेशा, क्योंकि उसी डोमेन में सोचना है ना, तो उसके बाहर कहाँ चले जाओगे। तो 3 आंसर है, 3 रहेगा कि ए नहीं हुआ है, ए हैज नॉट अकर्ड, तो 3, ए मत अकर हुआ हो तो। ठीक है, तो ये हमेशा 1 ही आएगा, ऑलवेज 1। ऐड करने पे देखो ना, 2 + 3 हो रहा है। हाँ हर्षिता सही बोल रही हो, 3 हो जाएगा, मैंने गलत कर दिया था। तो देखो ये जितने ऐसे केसेस है ना, बनाना इनको। ठीक है, ये स्टेटमेंट्स कई बार आते हैं प्रोबेबिलिटी में, ये स्टेटमेंट को रीड कैसे करते हैं पता है क्या? जैसे पी ए, हाँ हर्षिता एक मिनट बस रुक जाओ, है ना, पी ए पी बी बार प्लस पी ए बार पी बी, तो इसका क्या मतलब होता है? ये तो इंडिपेंडेंट है तो ये यूनियन भी कर सकते हैं, मतलब इंटरेक्शन कर सकते हैं दोनों का, ए इंटरेक्शन बी बार। हम्म, देखना एक बार इसको, है ना, इसको कल डिस्कस करते हैं एक बार, वो कुछ डाउट आउट पूछे उसको बताता हूँ मैं। देखो जस्ट एक बार देख लेते हैं, अगर क्विकली हमें समझ में आता है ये बात तो। अगर मैं तुम्हें बोलूं कि एग्जैक्टली वन ऑफ ए और बी हैज अकर्ड, हैज अकर्ड, इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो जब ए हुआ हो तब बी मत हुआ हो, प्लस जब बी हुआ हो तो ए मत हुआ हो, है ना। जब एग्जैक्टली वन ऑफ द टू हैज अकर्ड, मतलब ये वाला, ठीक है ना, ये वाला रीजन चाहिए, ये नहीं जब दोनों हो गया वो वाला रीजन बिल्कुल नहीं चाहिए। इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ बोलेगा, तो मैं क्या बोलूं, जब ए हुआ हो तब बी मत हुआ हो,
प्लस जब ए ना हुआ हो तब भी ही हुआ हो, ठीक है ना। तो इस तरीके से जब निकालोगे तो इसका प्रोबेबिलिटी निकाल रहे होगे। ऐसा करके इसको इंग्लिश में रीड करते हैं, मतलब यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू अ प्रॉपर सिंपल लैंग्वेज। ठीक है, अब ऑब्जेक्टिव का 8 में होमवर्क में डाउट है बोल रही है हर्षिता, तो उस पर आते हैं एक बार। सॉल्यूशन देख ली थी ना हर्षिता तुम एक बार? ऑब्जेक्टिव का 8। सॉल्यूशन देख ली थी एक बार? लेट अस ट्राई। 8 यही है ना, अ बैग कंटेन 7 टिकट्स मार्क्ड। देखो तुम लोग ना एक बात सुन ले रहे हो, जो हमने कॉइन टॉसिंग में बोला था ना कि एक कॉइन के बाद दूसरे कॉइन को टॉस करो या फिर दो कॉइन को साइमल्टेनियसली टॉस कर लो, वो तो एक ही जैसा बात होता है। लेकिन रिप्लेसमेंट और नॉन रिप्लेसमेंट कंप्लीटली अलग अलग बातें हैं। और किसी बैग से कई मर्तबे, किसी बैग से दो चीजों को एक साथ उठा लेना और अलग अलग करके उठाना अलग अलग केस बन जाता है, ठीक है ना। बैग से सक्सेसिवली उठाना और एक साथ उठाना अलग अलग बात बन जाता है। अगर रिप्लेसमेंट है, रिप्लेस कर रहे हो, तो एक के बाद दूसरा उठाना एक अलग बात होगी, है ना, और एक साथ दो उठाना अलग बात होगी। सोचना एक बार। देखो कोई बैग है, इसमें 10 लोग हैं मान लो, तो एक उठाए, हाँ सर। है ना, तो बाकी 9 लोगों में से उठा रहे हो, तो एक के बाद एक उठाना अलग बात हो गई जब नो रिप्लेसमेंट किए। और समझ गए हो? सोचना उसमें वो दोनों अलग अलग बातें रहती कुछ कुछ केसेस में। बैग कंटेन 7 टिकट्स मार्क्ड, इतना टिकट इज ड्रॉन एट एंड replaced, then the chance after four that after four drawings the sum of the numbers is 8। ठीक है, 8 आना चाहिए, तो 8 कैसे बनता है यार सम में? रिप्लेस कर दिया ना हमने, तो 2 + 2 सारे केसेस गिनने होंगे ना इसमें तो। गिनते गिनते पागल हो जाएंगे सर। तो रुक जाओ, इतना भी नहीं होंगे यार पागल। 149 केसेस आएंगे सर। तो गिनना तो पड़ेगा ही ना। और कोई दूसरा तरीका है क्या इसका? 8 सम होना का क्या मतलब होता है यार? मतलब अगर बाप रे बाप। फिर इसका शीट में जो सॉल्यूशन दिया वो थोड़ा अजीब टाइप का दिया, वो मेरे को भी नहीं समझ आया था। मैं ऑनलाइन दूसरा देखा था तो उसमें ज्यादा इजियर लगा मेरे को। जस्ट एक मिनट होल्ड करना। हम्म।
जस्ट एक मिनट रुकना, शुरुआत करते हैं काउंट करने का। क्या उतना वाकई में काउंट करने में एफर्ट जा रहा है, देखता हूँ मैं। अच्छा, वैसे बोल रहा है कि मतलब चार लोग का जो सम है वो 8 हो जाए ऐसा करके। ठीक है, सभी ग्रेटर देन ज़ीरो और ज़ीरो के बराबर भी हो सकते हैं। अच्छा, तो 4% में बांटने हैं, तो 3 3 + 8, तो 11C3 कितना होता है ये? 11 10 9, 3 और 2, तो 2 पंचे 15, 11 पंचे 55 × 3। और मैक्सिमम 6 तक जा सकता था ये, है ना? मतलब इसमें से वो केसेस हटाने होंगे जिसमें किसी भी एक को साथ मिल गया है। समझ रहे हो क्या हर्षिता? मतलब इनमें सॉल्यूशंस में क्या होता है कि 0 से 8 तक सबको मिलता है ना, तो जब इसको 8 मिला हो, इसको 0 मिले हो, वो सभी केसेस हटाने होंगे। जब इसको 7 मिला हो, किसी एक को 1 मिला हो और किसी दो को ये मिला हो, ये सभी केसेस हटाने होंगे। ठीक है, तो कितने केस हट गए इससे? 16 केस हट गए ना इससे। 16 माइनस करेंगे कितना आएगा? 149 आ रहा है। ठीक है, ठीक है क्या? ये कैसे क्या समझ में आ गया होगा? पहले वाले में 4 फैक्टोरियल तरीके से बढ़ सकता था, 4 फैक्टोरियल तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो सकता था, डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल, क्योंकि 0 0 0 का कोई वो नहीं है। और यहाँ पे ये सब हर्षिता से पूछते हैं, देखते हैं एक बार हर्षिता को आ गया कि नहीं। हर्षिता, ठीक है, देखो यार, बनाओ तुम क्वेश्चंस को। और एक बात को याद रखना, जितने जो शीट तुम एग्जैक्टली बना रहे हो ना, यही सीट इंडिया का कोई भी दूसरा स्टूडेंट बना रहा है। इट्स जस्ट कि वो उस चीज़ को, एक बार सॉल्यूशन हाथ लग गया समझ लो, तो उसके बाद तुम में और किसी टॉपर के उसमें कोई डिफरेंस नहीं है एफर्ट में। ठीक है, तो अगर तुम्हारे सीट के सोल्यूशन नहीं मिल पा रहे हैं तुम्हें, तब बात अलग है। कोई भी ऐसे टॉपर वगैरह भी रहते हैं ना, वो ऐसे नहीं होते कि टॉपर है तो अच्छा 5 6 सीट बना लिया, ऐसा नहीं होता। बनाते सब एक ही सीट है, उसके बाद अप्लाई करना अपने ऊपर आ जाता है किसी नए प्रॉब्लम में। तो जब तक शीट नहीं बन पा रहे हैं तब तक तो एफर्ट लगाते रहो।